ये आवाजें इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हस्तक्षेप है, भेदभाव है और कहीं ना कहीं आदिवासी समाज के जो लोग हैं वो आहत हैं। पढ़ाई तो सबके लिए जरूरी है। उनके अनुसार रूढ़ियां मतलब पिछड़ापन, क्योंकि वो आदिवासी को पिछड़ा समझते हैं, वो आदिवासी को अंधविश्वासी समझते हैं, वो समझते हैं कि हमारी जो पूजा है वो भूत पूजा है, वो हमें नीचा समझ, वो महसूस कर रहे हैं, पीड़ा महसूस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनमें ये चिंता है कि हमारे पुरखों ने जो हमें एक विरासत सौंपी है, हम उसे क्या सुरक्षित रूप से आगे ले जा पाएंगे, हमारी आने वाली पीढ़ियों के जो पारंपरिक विरासत है क्या हम उसे सुरक्षित रूप में सौंप पाएंगे। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे द भारत मित्र और मेरा नाम चितरंजन कुमार है और हमारे साथ भारत सरकार के अधिकारी निशा उरांव जी हैं। आपको अधिकारी कहें, राजनेता कहें, पेशा नियमावली की ड्राफ्ट तैयार कर, पेशा की एक कहा जाए तो बैकग्राउंड के हीरो कहें, क्या आपको कहें? जी, आप मुझे एक आदिवासी समाज के साधारण सदस्य समझ सकते हैं जो समाज के लिए काम कर रही है और समाज के साथ जुड़ के उनके वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उनके संवैधानिक अधिकार दिलाने की एक प्रयास कर रही है। क्योंकि आपका रोल अलग अलग जगह, क्योंकि आप एक अधिकारी भी हैं, आपके ऊपर महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है सरकार में, एक व्यवस्था में अधिकारी के तौर पे। फिर आपने पेशा में, जब आप ग्रामीण विकास में थे तो आपने जो है पेशा को लेकर नियमावली ड्राफ्ट तैयार किया। उसके बाद जब पेशा लागू हुआ तो उसको लेकर आपने बारीकियों को समझा। आप आदिवासी समाज को समझा रहे कि पेशा में क्या कुछ गलतियां हैं, ये सारी चीजों को आप लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जी, जब मैं पंचायती राज निदेशक थी, लगभग 2.25 साल तक मैं थी, उस वक्त जो पेशा नियमावली को ड्राफ्ट करना एक मुख्य काम था जो मुझे सौंपी गई थी मेरे कार्यकाल के दौरान। और उस नियमावली को ड्राफ्ट करते समय मैंने केवल एक बात का ध्यान रखा था कि जो समाज के जो पारंपरिक अगुआ हैं, उनकी आकांक्षाओं को भी उपयुक्त स्थान उस नियमावली में मिल पाए। तो कार्यशाला के दौरान उन सब से सुझाव भी मांगे गए थे। जब पहली बार प्रकाशित हुआ था जुलाई 2023 में, उसके बाद सबसे सुझाव मांगे गए थे और हम लोगों ने सुनिश्चित किया था कि बहुत सारे कार्यशालाएं किया जाएं जिसमें कि हम लोग पारंपरिक अगुआ को, जैसे पढ़ा हो गया, डोकलो सोहर हो गया, माझी परगना हो गया, उनके भी जो पदाधिकारी हैं उन सबको भी हम लोग कार्यशाला में बुलाकर उनसे भी सुझाव लेते थे। सुझाव आपने सबसे लिया। उसके बाद में वर्तमान में भी जब पेशा नियमावली लागू होने से पहले भी सामाजिक संगठनों से, आदिवासी नेताओं से जो अगुआ है उनसे भी सुझाव लिया गया, लेकिन वर्तमान जो पेशा है उसको लेकर कई विवाद है। आप भी प्रश्न लगातार खड़ा किया आपने कि जो पेशा में जो आदिवासियों की जो रूढ़ी परंपरा उसका जिक्र नहीं किया गया। जी, मैं ये बताना चाहूंगी कि जो नियमावली है उसमें वैसे तो कई स्थान पर रूढ़िजन्य विधि, धार्मिक और सामाजिक प्रथा ये लिखा गया है। इसे हमने जो ओरिजिनल ड्राफ्ट था उसमें लिखा था, तो वो इस नियमावली में भी है, लेकिन एक मुख्य स्थान पर जहाँ से जो अधिकार है वो प्रभावित होंगे पारंपरिक ग्राम सभा के, वहाँ पे रूढ़िजन्य विधि पे जितना आधार होना चाहिए था वो नहीं है। जैसे मैं आपको स्पष्ट रूप से बताती हूँ, जो प्रावधान है ग्राम सभा गठन का, तो आप ये तो समझेंगे, सभी दर्शक भी समझेंगे कि जो ग्राम सभा गठन है वही बेसिक है, वही स्टार्टिंग पॉइंट है और गठन प्रक्रिया बिल्कुल सही होनी चाहिए। बल्कि मैं कहूँगी कि गठन प्रक्रिया वो तो पहले से ही गठित है, कोई नया ग्राम सभा फिलहाल तो गठित नहीं करना है। और जो पुरानी नियमावली थी उसमें ग्राम सभा के गठन में रूढ़ियों को ही प्रधान रखा गया था और साथ में ये लिखा गया था कि अगर नया ग्राम सभा अगर किसी को गठन करना है तो उसके एक शर्त ये थी कि उस ग्राम सभा के हेड या प्रधान भी जो है आपके रीति रिवाज के अनुसार ही चयनित व्यक्ति होने चाहिए, जिनको आप माझी बाबा कहेंगे या हाथू मुंडा कहेंगे या महतो कहेंगे, अलग अलग नाम से, लेकिन वो रूढ़ियों द्वारा ही स्थापित होना चाहिए। इस प्रकार हम लोगों ने रूढ़ियों को ही प्रधान रखा था, उसी का आधार लिया था। लेकिन वर्तमान नियमावली में लिखा है कि जो सभा है, ग्राम सभा की मान्यता और ग्राम सभा के पारंपरिक सीमाओं की मान्यता, इसकी मुख्य जिम्मेदारी जिला उपायुक्त को सौंप दी गई है। तो ऐसे में रूढ़ियां तो गौण हो गई और ऐसे में तो कई दावे आएंगे, कई प्रकार के दावे आएंगे, जो पारंपरिक ग्राम सभा नहीं होंगे उनके भी दावे आएंगे। तो जो पेशा कानून है उसकी मूल आत्मा से ये असंगत है, क्योंकि पेशा कानून दरअसल बना है आदिवासी पारंपरिक विरासत को सहेजने के लिए, संरक्षण देने के लिए। तो अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर जो नए आधुनिक तरीके से जो ग्राम सभा बन रहे हैं या पारंपरिक तरीके से नहीं बने हैं, अगर वो भी दावा
ऐसा पेश करने लगे और उन्हें स्वीकार कर लिया गया, या हमारे जो वर्तमान संरचना है उसमें भी घुसपैठ बढ़ गई जो गैर पारंपरिक है वैसे आदिवासियों की, तो उससे जो पारंपरिक विरासत है उसको बहुत क्षति होगी। इसमें दो सवाल है। पहला सवाल कि पेशा, क्योंकि 5th शेड्यूल स्टेट में सर्वे सर्वा होते हैं राज्यपाल, कस्टोडियन राज्यपाल होते हैं, लेकिन राज्यपाल का भी इसमें जिक्र नहीं है। पहला। दूसरा और क्या है कि इसमें अगर आप, क्योंकि बारीकियों आपने सारी चीज़ों को इतने दिनों तक सबने पढ़ा है, उसमें एक चीज़ और जिक्र है कि जो भी उस समाज के अगुवा होंगे उसको, तो अगुवा तो कोई भी हो सकते हैं, वहाँ के हेड तो कोई, उस समाज के हेड तो कोई भी हो सकते हैं। वर्तमान में तो गैर आदिवासी भी उसके हेड हो सकते हैं। यहाँ पे यही एक जो बात है जो सबको असहज कर रही है समाज के लोगों को, क्योंकि देखिए बात दरअसल ये है कि जो आदिवासी समाज है, हम बात कर रहे हैं पेशा क्षेत्र में पारंपरिक स्वशासन की। अब यहाँ पे लोकतांत्रिक स्वशासन भी है जिसमें मुखिया है आपके और प्रमुख हैं और जिला परिषद अध्यक्ष हैं, तो वो लोकतांत्रिक स्वशासन है, वहाँ चुनाव होते हैं, चुनाव वहाँ पे धर्म और इनसे कोई लेना देना नहीं, वहाँ पे जो सरकार की नीति है और जो नियम कानून है उनके अनुसार उनको काम करना है। हालांकि जो स्वशासन है पारंपरिक स्वशासन, अब उसमें अलग स्थिति है। पारंपरिक स्वशासन में धर्म और कानून आपस में गहराई से जुड़े हैं, अलग अलग नहीं है, सेक्युलर नहीं है, जैसा कि स्टेट लॉ होता है कि सेक्युलर होता है, तो आपके आदिवासी समाज में रूढ़िजन्य विधियां सेक्युलर नहीं है, धर्म और कानून जुड़े हैं। अब मैं ये बताना चाहूंगी कि रूढ़ियों से स्थापित जब किया जाता है तो इसका मतलब ये है कि वैसे लोग मनोनीत होते हैं जो कि अपनी जिम्मेदारी को निभाने में सक्षम हो, उन पदों की। और उन पदों की जिम्मेदारियां कैसी होती हैं? उनमें सामाजिक जिम्मेदारी भी होती है और धार्मिक जिम्मेदारी भी होती है। तो वैसे व्यक्ति को सामाजिक और धार्मिक दोनों जिम्मेदारियों को निभाने में सक्षम होना चाहिए। धर्मांतरण के बाद क्या वो आदमी, क्या वो आदिवासी धार्मिक जिम्मेदारी निभा पाएगा? सामाजिक जिम्मेदारी तो बखूबी निभा लेगा, लेकिन वहां नहीं निभा पाएगा, धार्मिक जिम्मेदारी नहीं निभा पाएगा, जिसके कारण पारंपरिक विरासत को क्षति पहुंचेगी और ये पेशा कानून के विपरीत है। राज्यपाल को लेकर जी, राज्यपाल महोदय जो है 5वीं अनुसूची के, आप इस तरह से कह सकते हैं कि वही मालिक हैं, और उस अनुसार मैं जरूर कहूंगी कि राज्यपाल, माननीय राज्यपाल महोदय के ही मार्गदर्शन में, उनकी अगुवाई में और उनके सुझाव पे काम होना चाहिए। इसमें जिक्र नहीं है पेशा में राज्यपाल। जी, देखिए अलग से जिक्र ना भी हो तो भी जैसे उनके पास शक्तियां हैं कि वो टीएससी को खुद रेफर कर सकते हैं, उनके पास शक्तियां हैं कि वो अमेंड कर सकते हैं, उनके पास भेजकर उन पे उनसे विचार लेना, उनके ये सारी बातें तो की जा सकती थी। इसमें राज्यपाल जो आदिवासी जो परंपरा उसको लेकर आदिवासी समाज में ही है कि कैसे सारी चीजें आती, विरोधाभास है कि परंपरा को लेकर कैसे डिफाइन करेंगे। जैसे रूढ़िवादी परंपरा क्या है जो हम लोग जानते हैं, जो क्योंकि हम लोग भी झारखंड के, तो हम लोग देखिए, आप देखेंगे झारखंड में रसवा बूढ़ी होता है, वो क्या है रूढ़िवादी कि वो आप, लेकिन बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं, अगर हम धर्म बदल लिए तो हमारा परंपरा तो नहीं बदला, हमारा परंपरा वही। तो लेकिन धर्म बदलने के बाद आप उस परंपरा को कैसे इसको आप कैसे बिल्कुल, क्योंकि इसको लेकर जो है आदिवासी समाज में ही कॉन्फ्लिक्ट है और ये भ्रम जो है लगातार फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं इससे जुड़ा और भी पक्ष आपके सामने रखना चाहूंगी, लेकिन पहले शुरुआत करती हूँ कि रूढ़िजन्य विधि है क्या। बिल्कुल। सबसे पहले तो कस्टमरी लॉ क्या है। अब देखिए, जो राज्य कानून है उसकी तरह तो कस्टमरी लॉ नहीं है, आप इसको आदिवासी कानून कहिए, कस्टमरी लॉ को, तो ये राज्य कानून की तरह तो नहीं है। बिल्कुल। ये बने क्यों थे, हमारे पुरखों ने इसे बनाया क्यों था? सबसे पहले तो ये समझिए कि जो प्रकृति पूजक है वो रूढ़िजन्य आदिवासी है। सबसे पहले तो ये व्याख्या है, जो प्रकृति पूजक है वो रूढ़िजन्य आदिवासी है। दूसरा, बने क्यों ये कानून? क्योंकि रूढ़िजन्य जो विधियां हैं ये हमें संतुलित जीवन शैली निर्वहन करने का रास्ता दिखाती हैं। और संतुलित जीवन शैली किस प्रकार से? ये जो विधियां हैं, रूढ़िजन्य विधियां, ये हर आदिवासी को समाज में दूसरे लोगों के साथ जोड़ती हैं, उनके पुरखों और देवताओं के साथ जोड़ती हैं और प्रकृति के साथ जोड़ती हैं। तो दूसरे समाज में दूसरे लोगों के साथ, प्रकृति के साथ, देवताओं के साथ और पुरखों के साथ, उन सब के साथ रूढ़िजन्य जोड़ के आदिवासी को एक संतुलित जीवन जीने का रास्ता दिखाती है। तो ऐसे में आप उसको धर्म से तो अलग कर ही नहीं सकते हैं। कस्टमरी लॉ में जैसे धर्म परिवर्तन होता है बिल्कुल बदलाव आता है। क्या बपतिस्मा, सरना समाज में किसी का बपतिस्मा होता है? क्या चर्च में जाके वैसे पूजा होती है, मतलब शादी होती है? उसके अलावा भी क्या कलीसिया होता है?
आदिवासी संरचना में? क्या डायोसिस होता है? तो ये सब तो नहीं होता है ना। यहाँ पे पढ़ा होता है, 3 पढ़ा, 7 पढ़ा, 9 पढ़ा, यहाँ पे ये व्यवस्था है। आदिवासी समाज में ढुकू प्रथा भी है। ढुकू प्रथा है और साथ में हम कई देवी देवताओं को मानते हैं, हम कण-कण में ईश्वर को देखते हैं, हम ग्राम देवता, कुल देवता, धर्मेश, सिंह-बुंगा, हम कई देवताओं को मानते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। तो वहाँ तो ये वर्जित है दूसरे धर्म में। तो जिस धर्म में वर्जित है, तो उसका ट्रेडिशन कैसे नहीं बदल रहा है? मैं एक उदाहरण देती हूँ। मैं हिंदू समाज के दृष्टिकोण से एक उदाहरण देना चाहूँगी, ताकि इसको सब लोग समझ सकें। मान लीजिए हिंदू समाज में जैसे एक हिंदू परिवार है, वो तुलसी माँ को पानी देता है सुबह-सुबह, खाली पेट नहाने के बाद पानी देता है हर रोज़, फिर अपना दिन का काम शुरू करता है। लेकिन ऐसा सोचिए कि मान लीजिए उस हिंदू परिवार में धर्म परिवर्तन हो गया है, तो जो नई पीढ़ी है, वो पुरानी पीढ़ी की बातों को और आदतों को याद रखते हुए तुलसी पौधे में जाकर पानी देगी सुबह, क्योंकि उनको याद था कि मेरी माँ भी ये करती थी, तो वो लोग भी इसे जारी रखेंगे। लेकिन वो तुलसी को माँ नहीं मानेंगे। तो क्या आप कहेंगे कि परंपरा कंटिन्यू है, परंपरा जारी है? नहीं ना, क्योंकि पहले जो तुलसी पौधा को पानी देते थे, वो उसे वो माँ भाव मानते नहीं थे, है। वो पूजा करते थे, आस्था रखते थे। अब जो उस पे आके पानी देंगे, तो वो उसे जीवित रखने के लिए पानी देंगे या एक आदत से पानी देंगे, लेकिन तुलसी माँ में आस्था नहीं होगा, तुलसी माँ में उनके प्रति विश्वास नहीं होगा। तो ये ट्रेडिशन नहीं है, ये आदत है। उसी तरह हैबिट है से ये वो। हैबिट है। अब जैसे करम डाल को गाड़ के, लाल पाड़ साड़ी पहन के और मांदर बजाकर चारों तरफ नाच लेने से वो कर्म पूजा नहीं है। कर्म पूजा तब है जब आप कर्म देवता का पूजा करेंगे, उन पे आस्था रखेंगे और पूरे विधि विधान के साथ उनका पूजा करेंगे। चाहे वो टाना भगत अपने तरीके से करें या बरसात अपने तरीके से करें, भगत अपने तरीके से करें, लेकिन सभी प्रकृति पूजक हैं, इसलिए सभी रूढ़िजन्य आदिवासी हैं। और लेकिन वो पूजा करेंगे, आस्था करेंगे, यही फ़र्क है। जब आप ये सब सवाल उठाते तो लोग कहते हैं कि जो पेशा के समर्थक है कि नहीं पेशा सही है, वर्तमान में जो भ्रांतियां फैलाई जा रही कुछ, फिर वो लोग जिक्र करते हैं टाना भगत होगा, कि टाना भगत को आप कैसे, फिर वो लोग भी आदिवासी नहीं है? वही मैंने अभी जो कहा कि सबसे पहला तो ये एक नियम याद रखना है कि जो प्रकृति पूजक है वो आदिवासी है, ठीक है। अब जैसे टाना भगत की बात करते हैं, तो टाना भगत शाकाहारी हो गए हैं, उनके रीति रिवाज भी बदलाव हो गया है, बलि प्रथा में वो अब नहीं जाते नहीं हैं, जाते। लेकिन वो प्रकृति पूजक हैं। अगर वो कर्मा पूजा करेंगे तो कर्म देवता मानेंगे। रूढ़ी परंपरा को अब भी वो मानते हुए आए, बस वो जी, उनका उनका थोड़ा रीति रिवाज में बदलाव आ गया है, लेकिन वो कर्म देवता तो मानते हैं, सखुआ पेड़ की तो पूजा करते हैं, प्रकृति की तो पूजा करते हैं, ग्राम देवता, कुल देवता तो उनके भी हैं आदिवासी के। रोटी बेटी का भी रिश्ता है उनके साथ, समाज का। तो वो बिल्कुल रूढ़िजन्य है। और ये जो इस तरह की बातें फैला रहे हैं, वो जानबूझ के भ्रम फैलाना और समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और वो वैसे लोग हैं जिन्होंने कभी माना ही नहीं कि आदिवासी धर्म होता है। वो हमेशा हम पर ये थोपते हैं, आदिवासी समाज पर, कि आदिवासियों का कोई धर्म नहीं होता। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि ये जो त्योहार है, ये पूजा पद्धति, ये सब झूठ है? ये तो धर्म ही है ना। या आप पूजा पद्धति कह लीजिए या आप इसको धर्म कह लीजिए, आप जो नाम दीजिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम अधर्मी हैं, हम किसी ईश्वर में विश्वास नहीं करते। आप इसलिए ऐसा कर रही हैं क्योंकि आपका झुकाव आरएसएस की तरफ है, आप आरएसएस से जुड़ी हुई, क्योंकि हाल के दिनों में आरएसएस के जो प्रमुख है वो रांची आए थे, वहाँ भी आप उस बैठक में सब, क्योंकि जो एक समाज, जो एक ट्राइबल समुदाय, वो ये आरोप आप पर लगातार लगा रहे हैं कि आप इसलिए ये भ्रांतियां फैला रहे हैं पेशा को लेकर, क्योंकि आपका झुकाव उनके तरफ है, आप मानती हैं कि जो आदिवासी हैं वो हिंदू हैं। देखिए, ये एक आरएसएस विचारधारा की जो विषय है वो अलग है, और जो आदिवासी समाज की रूढ़िजन्य जिसकी बात मैं पहले से जो बात कर रही हूँ वो अलग है। मैं जो रूढ़िजन्य की बात कर रही हूँ और आदिवासी धर्म की बात कर रही हूँ, ये मेरे निजी विचार बिल्कुल नहीं है। ये जो समाज के अगुआ हैं, बुजुर्ग हैं, मैंने उनसे ही सीखा और समझा है, ये उन्हीं की आवाज़ है, उन्हीं के विचार हैं। मैं बस उनकी आवाज़ बनकर सबके सामने ये बात रख रही हूँ। और रहा बात आरएसएस की विचारधारा या आरएसएस के कार्यशाला में जाना, तो मैं आदिवासी समाज की एक सदस्य हूँ और वहाँ मुझे कार्यशाला में आमंत्रण दिया जाता है तो मैं ज़रूर जाती हूँ। और उनके विचार बहुत अच्छे हैं, और जो कि भारतीय धर्म को कहते हैं कि विविधता में एकता रखनी चाहिए, भारतीय धर्म को, भारतीय समाज को बाँटना नहीं चाहिए। तो ये विचार मुझे अच्छे भी लगते हैं। इसीलिए मैं वहाँ गई जब मुझे आमंत्रण दिया गया और मैंने उनकी पूरी बातें सुनी। क्योंकि उसमें कई तरीके की चीज़ें, उसके बाद सोशल मीडिया में कई तरीके की बातें चलने लगी कि नहीं आप उनसे आरएसएस से जुड़ी हुई है, इसीलिए आप इस तरीके के भ्रांतियां फैला रहे हैं, और ट्राइबल में, आदिवासी समाज में आप फूट डाल रहे हैं कि नहीं वो जो कन्वर्टेड
जो आदिवासी हैं उसको लाभ ना पहुंचे, इसलिए आप उसका विरोध करते, क्योंकि आरएसएस इसका विरोध करता है, इसलिए आप भी विरोध कर रही हैं, उसका मुखौटा आप बन रही हैं। देखिए, बात दरअसल है, अगर आरएसएस इसका विरोध करता है तो वो एक अलग विषय है, वो आरएसएस का अपनी विचारधारा है, लेकिन आदिवासी समाज भी इसका विरोध कर रहा है, जो कि वर्तमान में आरएसएस के सदस्य नहीं है। पूरा का पूरा समाज तो सदस्य नहीं है। बिल्कुल। या तो पूरे समाज को कह दें कि पूरा समाज ही अब आरएसएस का सदस्य बन गया है। पूरे समाज विरोध करता है। जो गांव के सुदूर क्षेत्र हैं, वहां के ग्रामीण जो हैं, बुजुर्ग जो हैं, वो बिल्कुल मानते हैं कि उनका धर्म है, उनके देवता हैं, और वो इस बात का विरोध करते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि आदिवासी समाज में भोले भाले होते हैं और शांति प्रिय होते हैं। देखिए, जब भी आदिवासी समाज की हिस्ट्री देखिए, इतिहास देखिए, कि हम लोगों ने कभी भी लड़ाई नहीं लड़ी अंग्रेजों के अलावा। केवल अंग्रेजों से हमने लड़ाई लड़ी, वो भी धर्म, आस्था और जमीन को लेके था। लेकिन उसके अलावा हम लोगों ने, जो बाकी भारतीय थे, उनसे कभी हम लड़े ही नहीं। उनको आना था तो हम किनारे होते गए। तो हम लोग का तो स्वभाव ऐसा है कि आते जाते हैं तो हम उनको जगह देते जाते हैं, तो उसी तरह से जगह उनको मिलता जा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको आपत्ति नहीं है। और अगर मैं आपको निमंत्रण देती हूँ, आमंत्रण देती हूँ कि आप चलिए सुदूर क्षेत्रों में जहाँ और भी कोई ना पहुंचा हो, और वहां के बुजुर्गों से भी पूछिए और उनको पूछिए कि उनको ये स्वीकार है क्या, तो वो भी यही जवाब आपको देंगे, जबकि उन्होंने आरएसएस का नाम संभवतः सुना भी नहीं होगा। और आरएसएस की जो विचारधारा है, अगर समाज के बहुत लोगों की भी वैसी विचारधारा हो रही है तो इसमें नुकसान क्या है? मतलब कई लोगों की विचारधारा आपस में मिल सकते हैं ना। बिल्कुल। आखिर वो विचारधारा फिर जो कन्वर्टेड जो आदिवासी हैं, जो क्रिश्चियन समुदाय, उनसे क्यों नहीं निशा उरांव के मिलते हैं विचार? देखिए, मैं किसी भी कन्वर्टेड आदिवासी के खिलाफ नहीं हूँ, और मैं इस वक्त मैं आपको छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का एक निर्णय था, उसका मैं चर्चा करना चाहूँगी। बल्कि अनुच्छेद 25 में धर्म परिवर्तन की आज़ादी है, और अगर हृदय परिवर्तन से धर्म परिवर्तन हो रहा है तो इसे संवैधानिक भी है ये, और इसे बुरा भी नहीं कहना चाहिए, और इसका विरोध भी नहीं करना चाहिए। मैं भी कहती हूँ कि धर्म परिवर्तन की आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन एक फर्क है। जैसे अनुच्छेद 25 में लिखा गया है कि धर्म परिवर्तन की आज़ादी, मैं फिर से कहना चाहूंगी, अनुच्छेद 25 में लिखा गया है कि धर्म प्रचार की आज़ादी है। धर्म प्रचार आप कर सकते हैं, उसकी आपको आज़ादी है। लेकिन कोर्ट ने ये व्याख्या की है अनुच्छेद 25 के बारे में, कि अभी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने, कि आपको धर्म प्रचार की तो आज़ादी है, लेकिन धर्म परिवर्तन की आज़ादी नहीं है। ये कोर्ट ने स्पष्ट रूप में अपने आदेश में कहा है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जिस प्रकार से धर्म प्रचार की आज़ादी है, उसी प्रकार से जो अलग अलग समुदाय के लोग हैं, उनको अपने धर्म की संरक्षण की भी आज़ादी है। तो ये दो तरफा है। तो इसीलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग किसी विशेष समूह को टारगेट कर रहे हैं। ये दृष्टिकोण का ये अंतर है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग किसी को टारगेट नहीं कर रहे और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रहे हैं। हम लोग केवल अपने पारंपरिक विरासत की संरक्षण करना चाह रहे हैं, अपने पहचान की संरक्षण करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर इसको हमले की तरह देखा जाए या इसे सांप्रदायिकता की तरह देखा जाए, तो मैं कहूँगी कि ये दृष्टिकोण में गड़बड़ी है। निशा उरांव डिलिस्टिंग को लेकर क्या कहती, जो आदिवासी समाज की अगुआ के तौर पे जानी जा रही, देखी जा रही, वो डिलिस्टिंग को लेकर उनके क्या विचार है? देखिए, सबसे पहले तो डिलिस्टिंग जो है वो केंद्र सरकार का मुद्दा है, और पूर्व में 2014 में जब कांग्रेस सरकार थी तो डिलिस्टिंग को उन्होंने इनकार कर दिया था। वर्तमान में सरकार का क्या निर्णय है यह भी देखना बाकी है। लेकिन मैं दो बातें यहाँ कहना चाहूँगी। सबसे पहले, डिलिस्टिंग के पीछे जो समाज के तरफ से ही इस प्रकार की आवाज़ें उठ रही हैं डिलिस्टिंग की, और जो हम लोग रूढ़िजन्य की बात कर रहे हैं, तो दोनों में कुछ सेम है, कुछ तो दोनों में समानता है। क्यों? ये बात पहले समझने की कोशिश है कि इस प्रकार की आवाज़ें समाज से क्यों उठ रही हैं। क्या सब लोग झूठ बोल रहे हैं? क्या सब लोग गलत बोल रहे हैं? कुछ लोग डिलिस्टिंग की मांग कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि रूढ़िजन्य विधियां, उसका आधार चाहिए, हम उसी को सबसे ऊपर मानते हैं। ये आवाजें इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हस्तक्षेप है, भेदभाव है, और कहीं ना कहीं आदिवासी समाज के जो लोग हैं वो आहत हैं, वो महसूस कर रहे हैं, पीड़ा महसूस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनमें ये चिंता है कि हमारे पुरखों ने जो हमें एक विरासत सौंपी है, हम उसे क्या सुरक्षित रूप से आगे, कितना दिन तक हम उसे आगे ले जा पाएंगे, हमारी आने वाली पीढ़ियों के जो पारंपरिक विरासत है, क्या हम उसे सुरक्षित रूप में सौंप पाएंगे।
तो ये चिंता भी है समाज की। तो सबसे पहले तो हमें समझना है कि ये राजनीतिक नहीं है, ये राजनीति से प्रेरित नहीं है, ये सामाजिक आंदोलन है। पहले तो इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। और ये इस प्रकार की जो दावे उठ रहे हैं, इस प्रकार की जो मांगे उठ रही हैं, वो इसलिए उठ रही हैं क्योंकि समाज आहत है। दूसरा मैं बताना चाहूँगी, जिस प्रकार से डिलिस्टिंग है वो एक कानूनी प्रक्रिया है, जिसमें जो धर्म परिवर्तन कर लिए हैं उनका डिमांड है कि वो आदिवासी जो वर्ग है उस जनजातीय वर्ग में उनको ना रखा जाए, उस श्रेणी में ना रखा जाए, ये डिमांड है। लेकिन जो हम रूढ़िजन्य की जो हम लोग मांग उठा रहे हैं, आप कह सकते हैं ये सामाजिक डिलिस्टिंग की तरह है। कैसे? क्योंकि हम लोग कह रहे हैं कि जो आदिवासी संरचना में जो पद हैं, जिनकी सामाजिक और धार्मिक जिम्मेदारी दोनों है, हम कह रहे हैं वहां पे सामाजिक डिलिस्टिंग कीजिए। वहां पे आप वही पदाधिकारी को लाइए जो कि धार्मिक जिम्मेदारी निभाने में भी सक्षम हो। और आप इसको सांप्रदायिक, कृपया मैं आग्रह करूंगी, इसको सांप्रदायिक मत मानिए। इसे इस प्रकार से मत देखिए कि हम लोग समाज तोड़ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग जो पारंपरिक विरासत है और जो संवैधानिक अधिकार है और जो पेशा का वचन है, हम उसी को अमल करने के लिए बोल रहे हैं। जब आप इस तरीके की बातें करते हैं तो लोग कहते हैं, कई लोग जो सो कॉल्ड अगुआ अपने आप को कहते हैं आदिवासी समाज को, वो कहते हैं कि जो निशा उरांव इतनी सारी बातें कहती हैं कि समाज को लेकर, उनका खुद जो है आदिवासी जो कल्चर है उसको आगे लेकर नहीं चलते। वो इंग्लिश बोलते हैं, उनका कपड़ा ट्राइबल जो वेशभूषा उससे उनका मैच नहीं खाता, वो बाहर पढ़ने उनके घर के लोग जाते हैं। इसका क्या आप जवाब देंगे? देखिए, जो रूढ़िजन्य विधि को छोड़ चुके हैं वो ही इस प्रकार की बातें करते हैं। अब पढ़ाई क्या, भाषा तो इंटरनेशनल लैंग्वेज कोई भी सीख सकता है, पढ़ाई तो सबके लिए जरूरी है। उनके अनुसार रूढ़ियां मतलब पिछड़ापन, क्योंकि वो आदिवासी को पिछड़ा समझते हैं, वो आदिवासी को अंधविश्वासी समझते हैं, वो समझते हैं कि हमारी जो पूजा है वो भूत पूजा है, वो हमें नीचा समझते हैं। तो अगर हम पढ़ लिख रहे हैं या मॉडर्न ड्रेस पहन रहे हैं या विदेश यात्रा कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि नहीं, रूढ़िजन्य अगर दावा करना है तो बिल्कुल तुम गाँव में बिल्कुल पुराने जमाने के आदिवासी जैसे रहते थे वैसे ही रहो, वही रूढ़िजन्य है। तो ये पता है क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि उनमें समझ का अभाव है, वो समझे ही नहीं रूढ़िजन्य विधि क्या है। रूढ़िजन्य विधि एक संतुलित जीवन जीने का रास्ता है, वह संतुलित जीवन जिसमें आदिवासी जो है अपने समाज से, पूर्वज से, देवताओं से और प्रकृति से संतुलन बना के जीता है। ये चारों बातें उनमें होती हैं, समाज, प्रकृति, देवता और पूर्वज, यही रूढ़िजन्य विधि है। तो आपने तो कभी समझा ही नहीं, उन लोगों ने कभी समझा ही नहीं कि वो विधि क्या है, क्योंकि वो उसका त्याग कर चुके हैं। और ऐसे में मुझ पे व्यक्तिगत हमला करने से क्या ही हासिल होगा, क्योंकि मैं तो गौण हूँ, मैं समाज का केवल एक सदस्य हूँ। मुझे आदिवासी मानो ना मानो उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या पेशा कानून आदिवासियों ने मिलकर लिखा था, या संविधान सिर्फ आदिवासियों ने मिलकर लिखा था? कि आदिवासी समाज की चिंता सिर्फ आदिवासियों को ही करना है, गैर आदिवासी नहीं कर सकते? तो ये इस तरह की बातें, तो मुझे आदिवासी समझना है या ना समझना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ना समझे, लेकिन क्या वो मुझे काम करने से रोक सकते हैं? सवाल ये है, ये सारी बातें क्यों उठती हैं? क्योंकि उनके पास कोई ठोस जवाब नहीं है। उनके पास मुद्दों पे कोई ठोस जवाब नहीं है, तो वो मुद्दा भटकाते हैं, इधर उधर करते हैं, ताकि मुख्य मुद्दे से जो ध्यान है वो हट जाए और इन बातों पे ध्यान लग जाए कि फलना आदमी क्या है, फलना आदमी किससे शादी किया, फलना आदमी क्या पहन रहा है, कहाँ जा रहा है, किस प्रकार से बोल रहा है। तो ये मुद्दे हैं ही नहीं। रूढ़िजन्य विधि पे बात कीजिए। और धार्मिक प्रथा और सामाजिक प्रथा, पेशा कानून में ये लिखा है, तो क्या पेशा कानून सांप्रदायिक है? यही मेरे सवाल है। अंतिम सवाल होगा, क्या निशा उरांव 2029 के चुनाव के लिए जमीन तैयार कर रही हैं, या फिर आगे देखती हैं कि उनका राजनीति में वो आ सकती हैं, पिताजी के जो राजनीतिक विरासत उसको वो आगे ले जाएंगे? देखिए, जब हम कोविड के दौर में जब हम लोग सब फंसे थे, उस वक्त आपको भी महसूस हुआ होगा, कैमरामैन आपको भी और मुझे भी महसूस हुआ होगा कि आगे का प्लानिंग तो कर ही नहीं सकते, कल क्या होगा कोई नहीं जानता है। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है कि सामाजिक सदस्य होने के नाते जिस काम पे आगे बढ़ चुकी हूँ, और मेरे साथ कई लोग जुड़े हैं, वो लोग भी जिस काम पे आगे बढ़ चुके हैं, पीछे तो हटेंगे नहीं। बहुत व्यक्तिगत हमले हो रहे हैं और ये लोग और अन्य तरह से भी हमें डैमेज करने का प्रयास करते रहते हैं, लेकिन पीछे तो हम लोग हटेंगे नहीं। और आगे चलते चलते जिस प्रकार का भी अवसर मिले, जिससे कि हम लोग और प्रखरता से और मजबूती से ये काम कर सकें, तो उन सभी अवसरों का तो स्वागत है ही। बिल्कुल। तो देखिए, आगे क्या होगा इस पर तो खुलकर नहीं बताई, लेकिन कदम जो जिस क्षेत्र में इन्होंने आगे बढ़ाया, जो जिन सामाजिक मुद्दों पर इन्होंने कदम आगे बढ़ाया, अब वो कदम पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि उसमें जो रास्ते मिलेंगे,
जो सफल रास्ते दिखेंगे, किस रास्ते पर उनको सफलता मिलेगी, उन रास्तों को अपनाया जाएगा। और रूढ़िवादी का मतलब पिछड़ापन नहीं, बल्कि समाज के साथ, बदलते समय के साथ, बदलते युग के साथ कदम से कदम मिलाकर अपनी जो रूढ़िवादी परंपरा है उसको साथ लेकर समाज के साथ साथ कैसे हम अपने पर्यावरण और संस्कृति की संरक्षण को बचा सके, इसको आगे ले चलना है। देखिए, तमाम विषयों पर हम हमारे साथ बातचीत की निशा उरांव, जिन्हें जो लगातार समाज पेशा को लेकर या फिर सामाजिक मुद्दों को लेकर प्रखर होकर अपनी बातों को रख रही है। नमस्कार, जोहार। वो कदम पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि उसमें जो रास्ते मिलेंगे, जो सफल रास्ते दिखेंगे, किस रास्ते पर उनको सफलता मिलेगी, उन रास्तों को अपनाया जाएगा। और रूढ़िवादी का मतलब पिछड़ापन नहीं, बल्कि समाज के साथ, बदलते समय के साथ, बदलते युग के साथ कदम से कदम मिलाकर अपनी जो रूढ़िवादी परंपरा है उसको साथ लेकर समाज के साथ साथ कैसे हम अपने पर्यावरण और संस्कृति की संरक्षण को बचा सके, इसको आगे ले चलना है। देखिए, तमाम विषयों पर हम हमारे साथ बातचीत की निशा उरांव, जिन्हें जो लगातार समाज पेशा को लेकर या फिर सामाजिक मुद्दों को लेकर प्रखर होकर अपनी बातों को रख रही है। नमस्कार, जोहार।